अरे संदीप सब ने बुला भाई। आवाज आ रही है भाई तुम्हारे तक? जी सर, आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है। तो चैप्टर 7 पे आए हुए थे आप एफएसएस एक्ट के भाई। तो इसके ओवरव्यू में क्या है कि ये एक्ट एनफोर्स कैसे होगा, इसको लागू कैसे किया जाएगा, जमीनी तौर पे लोगों को स्पूरियस प्रोडक्ट सेल करने से कैसे रोका जाएगा, ये एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट के बारे में जो बात हुई है वो चैप्टर 7 में हुई है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है वो कैसे अपने आगे ऑफिसर अपॉइंट करेगी। तो पूरा इन डेप्थ इसके अंदर बताया गया है कि जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है या उसके अंडर जितने भी पर्सनल हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या पावर्स होंगी। फिर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए, उसके बारे में बताया गया है। जहां भी नॉन कंप्लायंस होगी, नॉन कंफॉर्मेंस होगी जिस भी फूड बिजनेस में, उसके अंदर इंप्रूवमेंट नोटिस कैसे देने हैं। फिर इंप्रूवमेंट नोटिस से भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं होती है तो वहां पे प्रोडक्शन को रोकना, सेल को रोकना, या जो भी प्रोडक्ट स्टोर में रखा है उसको वहीं की वहीं सील करना। तो इस तरीके के जो प्रोहिबिशन ऑर्डर हैं वो कैसे दिए जाएंगे, ये सारा चैप्टर 7 में है। फूड पॉइजनिंग के जो भी केसेस हैं किसी भी एरिया में, या फूड बॉर्न इलनेसेस का कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करना, वो एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट चैप्टर 7 के अंदर है। और साथ में जिन बंदों को पकड़ा जाएगा जो इस तरीके का गलत काम कर रहे हैं या जिन्होंने गलतियां की हैं, ये तो किस तरीके से उनके फूड बिजनेसेस को प्रोसिक्यूट करना है, क्या सजा दिलवानी है, लिटिगेशन का जो मामला रहेगा वो कैसे रहेगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी इन सभी मामलों की, ये सारा चैप्टर 7 के अंदर है। तो 12 में से जो 8वां चैप्टर है वो एनालिसिस ऑफ फूड के बारे में है। 8वां चैप्टर, इसके अंदर जो एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज, और एफएसएसएआई की जो नोटिफाइड लेबोरेटरीज हैं उनके बारे में बात की गई है। इसके अंदर फूड अथॉरिटी के पास जो भी पावर्स हैं रेगुलेशन को बनाने को लेकर, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई करने को लेकर, या कौन सी लैब ऑडिट कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है, फूड एनालिस्ट को अपॉइंट करना, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की ड्यूटी बताना, जो भी सैंपल उठाने हैं उनके क्या रूल होंगे, किस तरीके से वो सैंपल उठाने हैं, या उनका एनालिसिस कैसे होगा जो भी प्रोडक्ट उठाए गए हैं मार्केट से। फिर इंपोर्टेड जितने भी आइटम्स हैं उनका एनालिसिस करना, और पूरी ये सारी प्रोसेस जिसके अंदर जो भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं वो किस तरीके से काम करेंगी,
ये एनालिसिस ऑफ फूड चैप्टर 8 में बताया गया है। चैप्टर 9 जो है वो ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में है कि जो गलतियां करेंगे वो कौन कौन कैसी कैसी गलतियां होंगी, और उन ऑफेंसेस के कारण उनको कैसी कैसी पेनल्टीज भुगतनी होंगी, ये सारा चैप्टर 9 में बताया गया है। तो इसमें रेगुलेशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, ऑफेंसेस से रिलेटेड, पेनल्टी से रिलेटेड ये सारी बातें करी गई हैं। और इस चैप्टर में वो कंडीशंस भी डिस्क्राइब की गई हैं जिसके अंदर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर या कोई भी फूड बिजनेस ओनर अंडर स्कैनर आता है कि इसके ऊपर ध्यान रखो भाई, यहाँ से गड़बड़ हो रही है। फिर जो भी पेनल्टीज है सब स्टैंडर्ड फूड के लिए, पुअर क्वालिटी फूड के लिए, या कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उसके अगेंस्ट पेनल्टी है। कोई भी एक्सट्रीनियस मैटर है, अनहाइजीनिक मैटर है, अनसैनिटरी प्रोसेसिंग है, अडल्ट्रेशन, अनसेफ फूड मैन्युफैक्चरिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन है, या इस तरीके के जितने भी ऑफेंसेस हैं जिससे कि कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा, या एक्सट्रीम केसेस में अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो क्या क्या पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को या उस रेस्पॉन्सिबल पर्सन को, ये सारी चैप्टर 9 में दी गई है। चैप्टर 10 के अंदर है एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल। इस एक्ट के अंदर एक नई बात ये की गई है कि एक इसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब कि कोर्ट में जाने से पहले आप इस अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कोर्ट की तरह ही काम करता है लेकिन वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है, उसमें भी अपील कर सकते हो। तो बहुत से फैसले वहीं पे निपट जाते हैं, जो पेटी माइनर ऑफेंसेस हैं उनके फैसले। और इसके अंदर अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ड्यूटीज क्या होंगी, जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर्स होंगे उनके क्या रोल होंगे अगर कोई ऑफेंस बढ़ता है तो। और जो एक बार गलती कर दी और वो आदमी वैसी गलती दोबारा करता है उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफेंस। इसमें कंपाउंडिंग ऑफिसर लिख रखा है, गलत है। कंपाउंडिंग ऑफेंस के ऊपर ऑफिसर्स जो होंगे उनको हिदायतें हैं कि जितना बार बार ऑफेंस अगर हो रहा है तो ग्रेविटी जो है बढ़ जाएगी और उतनी ही पेनल्टी बढ़ जाएगी। और इसके साथ इसके अंदर जो किस तरीके से हियरिंग होगी, किस तरीके से अपील करनी है फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो इसमें जो लॉ है और अथॉरिटीज हैं सिविल ज्यूरिसडिक्शन की, उनको अलग किया गया है और ट्रिब्यूनल को अलग किया गया है। तो लॉ के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है कि ट्रिब्यूनल में जो फूड सेफ्टी नॉन कंप्लायंस के केसेस हैं उनको हैंडल करते हैं पहले, वहां अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो सिविल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जाते हैं। चैप्टर 11 के अंदर फाइनेंस, अकाउंट, ऑडिट और रिपोर्टिंग की जो अथॉरिटी बनी है उसके अंदर बजट उसको कहां से आएगा, उसका ऑडिट कैसे होगा, उसकी एनुअल रिपोर्ट कैसे बनेगी, ये सारा बताया गया है। FSSAI के बारे में इसमें कंपनीज का इससे कोई लेना देना नहीं। और चैप्टर 12 है मिसलेनियस, की जो कहीं और जिक्र नहीं हुआ है जिस चीज का, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उनके ऑर्डर्स हैं, ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं जो ऑफिसर जिसमें आएंगे, पेनल्टीज रिकवरी से रिलेटेड, या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992 उसका भी इसमें जिक्र किया हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसके अंदर कौन कौन से जोन हैं, अलग अलग जोन में डिवाइड किया हुआ है पूरे देश को, जिसमें अलग अलग आपके स्टेट्स आते हैं। तो कौन से जोन में कौन से स्टेट हैं ये भी इसके अंदर बताए गए हैं। और उन 8 लॉज के बारे में बताया गया है जो कंसोलिडेट किए हैं FSSA के अंदर। तो ये हमारे एक तरह से ओवरव्यू है पूरा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट का। और जब हमने ये एक्ट डाउनलोड किया, ये एक्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, इस एक्ट को आप अपना सिलेबस अगर चेक करोगे तो सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज दी हुई है। सबसे ज्यादा जो वेटेज आप चेक करोगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 12 घंटे
इन एक्ट को, रूल्स को, रेगुलेशंस को पढ़ाने के लिए 12 घंटे डिवोट किए गए हैं पूरे। तो सबसे ज्यादा टाइम इसके ऊपर इसीलिए हम लगाएंगे क्योंकि ये ऐसा कानून है जिसके द्वारा जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं हिंदुस्तान में, आप एक छोटे से गोलगप्पे की रेडी वाले से लेके और नेस्ले के बड़े से बड़े प्लांट तक, आईटीसी के बड़े से बड़े प्लांट तक, वो सारे के सारे इस एक्ट के द्वारा गवर्न होते हैं जो इंडिया के अंदर। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे। तो चैप्टर 1 जो हमने देखा था अभी ओवरव्यू में कि इसके अंदर टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, ये चीज की इस एक्ट का नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 होगा, पूरे इंडिया में लागू होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी, अपॉइंट करेगी और कोई भी डिफरेंट अगर डेट है तो वो बताएगी तो उससे ये लागू होगा। अदरवाइज जो इसकी स्टैंडर्ड डेट होती है, जिस डेट को ये पब्लिश हुआ है 24 अगस्त 2006 को, तब से ये लागू है। और इसमें ये बताया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी फूड इंडस्ट्री है इनको अपने अंडर में लिया है, कंट्रोल में लिया है। डेफिनेशन, किसी भी एक्ट की शुरुआत में आपको डेफिनेशन मिलेंगी। ये वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो इस एक्ट के अंडर जो भी कंपनीज आती हैं, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स आते हैं, उन सभी को यही डेफिनेशन मान्य होगी। क्यों? हर आदमी अपनी अपनी डेफिनेशन बनाए फिरता है, लेकिन जब कोर्ट के अंदर केस जाएगा तो उस चीज की डेफिनेशन वो मानी जाएगी जो कानून के अंदर बताई गई है। जैसे कानून के अंदर पहली डेफिनेशन जो है अडल्ट्रेंट की बताई गई। तो अडल्ट्रेंट ऐसा मटेरियल होता है जो डाला जा सकता है या डाला है किसी भी फूड के अंदर, उसको अनसेफ बनाने के लिए या सबस्टैंडर्ड बनाने के लिए या मिस ब्रांडिंग के लिए या कोई भी एक्सट्रेनियस मैटर, फॉरेन मैटर, उसके अंदर ये सारे के सारे अडल्ट्रेंट के तौर पे माने जाएंगे कि फूड में ऐसी कोई भी बाहर की वस्तु जो उससे बिलोंग नहीं करती, जो कि फूड को अनसेफ बनाती है, सबस्टैंडर्ड बनाती है, मिस ब्रांडेड बनाती है, उसको हम एडल्ट्रेंट बोलेंगे। सेकंड है एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट किसमें बोलेंगे कि ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मींस ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट, कहीं पे भी किसी भी तरीके से अगर कोई आपने पब्लिक के लिए ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी की है, उसको इसके अंदर एडवर्टीजमेंट मानेंगे, जिसमें चाहे कोई नोटिस दिया है या सर्कुलर है या लेबल है या रैपर है या इनवॉइस है या किसी और डॉक्यूमेंट से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की एडवर्टीजमेंट है। यहां तक सारी बातें समझ में आई क्या सभी को? यहां तक की बात समझ में आ गई क्या सबको? यस सर। चलो एक बात बताओ, जो फर्स्ट पहला नंबर पे जवाब देगा उसका नंबर मैं अलग से लिखूंगा, उसको 1 नंबर एडिशनल मिलेगा। जो सबसे पहले जवाब देगा उसका मानूंगा मैं। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये किस तारीख से लागू है ये बताओ मेरे को। 2006 में हुआ था सर ये। तारीख भाई सन नहीं पूछा मैंने, शौराना था बताया तुमने। 23 अगस्त 2006। ये किसने बोला है 1 अगस्त 2006? 23 अगस्त सर। नहीं, गलत है। करेक्ट, 24 है ना सर? 24 है ना सर? हाँ 24 अगस्त। 24 अगस्त। ये किसने बोला है? हाँ जी 2006। अनीता सर। अनीता, तेरा 1 नंबर लग गया भाई। जब एग्जाम में नंबर लगे तब याद दिलाइयो। ओके ये सर। छोटी छोटी चीजें याद रखने की होती हैं। फिर इसके अंदर डेफिनेशन है कि चेयरपर्सन किसको बोलेंगे। चेयरपर्सन है जो फूड अथॉरिटी का या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का चेयरपर्सन है। अब इसमें एफएसएसएआई को बहुत बार फूड अथॉरिटी भी बोल देते हैं। वो फूड अथॉरिटी का मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है। क्लेम किसको बोलेंगे? कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो आप ये बताती है या सजेस्ट करती है या जिससे अंदाजा लगता है कि फूड के अंदर कुछ ऐसी पर्टिकुलर क्वालिटी है, उसके ओरिजिन से रिलेटेड
उसके न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसकी नेचर से रिलेटेड, या प्रोसेसिंग, कंपोजिशन, या किसी और तरीके से जो आपने जो बताई है चीज कि आपका फूड उस चीज पे खरा उतरता है। जैसे मैं क्लेम करूं कि मेरे फूड लेने के बाद डायबिटिक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये मेरा क्लेम हो गया कि डायबिटिक पेशेंट के लिए ये मेरा फूड सेफ है। तो दिस इज माय क्लेम, ये फूड जो मैंने बनाया है वो डायबिटिक। अब वो क्लेम सही है या नहीं, वो उसके पीछे या तो रीजन होंगे या साइंटिफिक स्टडी होंगी। तो क्लेम का मतलब ये है कि कोई भी चीज जिसको आप अपने फूड के बारे में मनवाना चाहते हो या आपके फूड के बारे में आप डिक्लेयर करते हो कि मेरा फूड इस तरीके का है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का मतलब है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30। इसके सेक्शन 30 में कमिश्नर अपॉइंट करने की पावर है, उसको हम कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कहेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है ये डेफिनेशंस या जो भी इसके अंदर टर्म्स हैं। इसके बाद आता है कंज्यूमर। यही दिख रहा है ना तुम्हें जो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, एक्ट तुम्हारे Yes, सामने। sir. कंज्यूमर का मतलब है कोई भी आदमी, बहुत सारे आदमी या फैमिलीज जो परचेज करते हैं या आपका फूड रिसीव करते हैं अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो आपके कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर आप ये नहीं कह सकते कि एक जना खरीद के लेगा तो सिर्फ यही कंज्यूमर है ना, वो खरीद के किसके लिए लेगा? अपने बच्चों के लिए, तो वो पूरी फैमिली आपकी कंज्यूमर है। इसी तरह से कंटेमिनेंट का क्या मतलब है, ये वो डेफिनेशंस हैं जो अंडर लॉ या कहीं भी अगर आपसे पेपर में पूछ ली जाती हैं तो दीज आर वैलिड डेफिनेशंस इन इंडिया। फूड बिजनेस ऑपरेटर या फूड लॉज से रिलेटेड जो भी पर्सनल है रिलेटेड, उन सभी के लिए ये वैलिड डेफिनेशंस हैं। तो कंटेमिनेंट का मतलब है एनी सब्सटेंस वेदर और नॉट एडेड टू फूड, चाहे उसको फूड में ऐड किया गया है या नहीं, बट विच इज प्रेजेंट इन सच फूड, वो उस फूड में प्रेजेंट है एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन। इवन प्रोडक्शन के दौरान भी अगर वो पैदा हो जाता है तो भी उसको कंटेमिनेंट माना जा सकता है, इंक्लूडिंग ऑपरेशंस कैरिड आउट इन क्रॉप हस्बेंड्री। जब आप क्रॉप काट रहे हो या क्रॉप उगा रहे हो तो उस टाइम पे जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हैं, ये उन चीजों के बारे में भी बात कर रहा है। यहाँ से वो किया, वहां से कोई लेड आ रहा है एक्स्ट्रा। एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल के अगर कोई प्रोडक्ट हैं, या वेटरनरी मेडिसिन, एंटीबायोटिक हैं, या एनिमल ग्रोथ प्रोमोटर हैं, हॉर्मोन्स हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, ये सारे आते हैं वेटरनरी मेडिसिन में। ये सारे प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीजें, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, प्रिपरेशन में, ट्रीटमेंट में, पैकिंग में, पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्ट में या होल्डिंग में, किसी भी फूड के अंदर, या किसी भी एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन से, चाहे वो एयर से आया हो, चाहे लैंड से आया हो, चाहे वाटर से आया हो, कोई भी एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन के तरीके से अगर वो हमारे फूड में पहुंच गया है, वो सारे के सारे कंटेमिनेंट आते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन में ध्यान देना, डज नॉट इंक्लूड इंसेक्ट फ्रेगमेंट्स। जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, कीटाणु, कीट पतंगे होते हैं, उनके अगर टुकड़े हैं, या रोडेंट्स, रैट्स, इनके अगर बाल हैं, या और एक्सट्रीनियस मटेरियल, मान लो छोटे छोटे कंकर आ गए या किसी दूसरी क्रॉप के सीड्स आ गए, उनको छोड़ के बाकी जो चीजें हैं जो उस फूड में नहीं होनी चाहिए थी, चाहे वो किसी भी कारण से आई हैं, वो कंटेमिनेंट कहलाएंगे। समझ में आ गई कंटेमिनेंट की भाई डेफिनेशन? ऐसे ही डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, कोई भी ऑफिसर जिसको अंडर सेक्शन 36, ये जितने भी सेक्शंस हैं ये सारे के सारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसके सेक्शन है। तो इसके सेक्शन 36 के अंडर जिसको ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है उसको डेजिग्नेटेड ऑफिसर बोलते हैं। एक्सट्रीनियस मैटर जो ऊपर आया था जिक्र, ये एक्सट्रीनियस मैटर था। एक्सट्रीनियस मैटर की डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब कोई मैटर जिसके जो फूड आर्टिकल के अंदर है, जो कि रॉ मटेरियल से आ सकता है, पैकेजिंग मटेरियल से आ सकता है, या प्रोसेस के द्वारा जो पूरा सिस्टम है उससे आ सकता है, जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहा है, या ऐसा उसको ऐड किया गया हो लेकिन वो
जो हमारा फूड आर्टिकल है उसको अनसेफ नहीं बनाता। अब इसमें देखो, कोई भी इंसेक्ट मटेरियल नहीं, कोई भी एक्सट्रेनियस मैटर जो हमारे फूड को कंजम्पशन के लिए अनसेफ ना बनाए, ऐसा मटेरियल हम उसको एक्सट्रेनियस मैटर बोलेंगे। जो अनसेफ बना दे उसको हम कंटेमिनेंट बोलेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेमिनेंट एंड एक्सट्रेनियस मैटर। ये ध्यान रखना, ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से फर्क होते हैं, लेकिन इस फर्क के कारण ही जो वकील हैं उनकी दुकानें चलती हैं। फूड किसको बोलेंगे? कोई भी सब्सटेंस, चाहे उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, पार्शियली प्रोसेस कर रहा है या अनप्रोसेस है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इंटेंडेड है या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जा रहा है, जिसमें प्राइमरी फूड जो कि डिफाइन की गई है क्लॉज ZK में, या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, इंजीनियर्ड फूड है, या ऐसे फूड हैं जिनके अंदर इस तरीके के इंग्रेडिएंट हैं। इन्फेंट फूड, बच्चों के लिए फूड, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, अल्कोहलिक ड्रिंक, च्यूइंग गम, और इसी तरह का कोई भी सब्सटेंस। पानी भी उसमें यूज किया गया है, इंक्लूडिंग वाटर यूज्ड इन फूड ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर। इवन वो पानी भी जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान यूज किया गया है, लेकिन उसके अंदर एनिमल फीड नहीं आएगी, लाइव एनिमल्स नहीं आएंगे, अनलेस और अनटिल उनको इस तरीके से प्रिपेयर और प्रोसेस किया गया है कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मार्केट में भेजे गए हों, या ऐसे प्लांट्स हैं प्रायर टू हार्वेस्टिंग, ड्रग्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, उनको छोड़ के बाकी जो मटेरियल है वो हमारा फूड है। तो फूड की भी ये आपकी एक तरह से लीगल डेफिनेशन है। इसके अंदर एक प्रोविजन ये दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज को डिक्लेयर कर सकती है अपने ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफाई करके, जिस तरह ये एक्ट इन्होंने ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफाई किया है। कोई भी ऐसा आर्टिकल उसको फूड के तौर पे नोटिफाई कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट हैविंग रिगार्ड्स टू इज यूज, नेचर, सब्सटेंस और क्वालिटी। इन चारों कारणों से उसको फूड के तौर पे डिक्लेयर कर सकती है। मान लो आज कोई चीज है, उसको हम एज ए फूड इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में कोई नई चीज आ जाती है तो गवर्नमेंट उसको भी नोटिफाई करके कह सकती है कि हाँ ये भी फूड माना जाएगा। लेकिन फूड उसी का मानेंगे जो डिक्लेयर किया गया है इस एक्ट के अंदर। अब जैसे फूड एडिटिव है, फूड एडिटिव क्या चीज होती है? फूड एडिटिव आमतौर पे ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नॉर्मली कंज्यूम नहीं किए जाते एज फूड, और आमतौर पे फूड के अंदर ये जल्दी सी डलते भी नहीं। जैसे साल्ट है, साल्ट को हम डायरेक्ट फूड नहीं लेते, लेकिन साल्ट अपनी हर एक डिशेस के अंदर थोड़ा बहुत जरूर डलता है। लेकिन पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, KMS है, वो आमतौर पे नहीं डलता, लेकिन कभी कभी एज ए प्रिजर्वेटिव कुछ चीजों में उसको मिलाते हैं, तो वहां पे वो फूड एडिटिव है। तो फूड एडिटिव की डेफिनेशन में यही है कि substances not normally consumed as a food by itself or used as a typical ingredient of the food, whether or not it has nutritive value, उसकी चाहे न्यूट्रिटिव वैल्यू हो या ना हो, लेकिन उसको इंटेंशनली ऐड किया गया, जानबूझ के ऐड किया गया फूड के अंदर किसी भी टेक्नोलॉजिकल पर्पज के कारण। चाहे उसकी टेक्नोलॉजिकल पर्पज ऑर्गेनोलेप्टिक ही हो कि भाई ये फ्लेवर को एनहांस कर देगा, तो इवन फ्लेवर एनहांसर है, जैसे आपका अजीनोमोटो या क्या होता है मैगी के अंदर कि जिस चीज का रोड़ा मचा था लेड के साथ, और क्या मिलाते थे बताना कोई? अजीनोमोटो का दूसरा नाम मोनोसोडियम हाँ, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये फ्लेवर एनहांसर होते हैं, तो उनको हम इस तरीके का कि जानबूझ के मिलाया गया फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, तो वो फूड एडिटिव में आते हैं। या तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, प्रोसेसिंग में, प्रिपरेशन में, ट्रीटमेंट में, पैकिंग में, पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्ट में, होल्डिंग में, और मे बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इट और इट्स बाई प्रोडक्ट, जो कि
हमारे फूड का हिस्सा बन जाते हैं, जिनको जानबूझ के मिलाया गया है, और उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो फूड को कहीं ना कहीं एड करती हैं, लेकिन इसके अंदर जो कंटेमिनेंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते। 10 मिनट की वार्निंग आई है भाई, 10 मिनट के बाद एक बार दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लेना, जब एकदम से क्लास बंद हो जाए ना तब। तो कंटेमिनेंट्स इसमें नहीं आएंगे और ऐसे फूड नहीं आएंगे जो मेंटेन और इंप्रूव करते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी को, वो फूड एडिटिव में नहीं आते। जैसे आपने फोर्टिफिकेशन के लिए कैल्शियम मिला दिया, तो उस तरीके की चीजों को छोड़ के जो और बाकी चीजें हैं जिसका कोई ना कोई फंक्शन है फूड के अंदर, उनको फूड एडिटिव बोलते हैं। फूड एनालिस्ट, ऐसे एनालिस्ट जिसको अंडर सेक्शन 45 अपॉइंट किया गया उनको हम फूड एनालिस्ट बोलेंगे। फूड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेक्शन 4 में एस्टेब्लिश किया गया हो, उसको फूड अथॉरिटी बोलेंगे। तो मैंने बताया था कि FSSAI को भी ये फूड अथॉरिटी बोलते हैं। तो फूड अथॉरिटी इसलिए क्योंकि ये डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है। फूड बिजनेस, कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जो कि ऐसी एक्टिविटी करती है जिसके अंदर किसी भी स्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग होती हो, प्रोसेसिंग होती हो, पैकेजिंग होती हो, स्टोरेज होती हो, ट्रांसपोर्टेशन होती हो, डिस्ट्रीब्यूशन होता हो फूड का, इंपोर्ट होता हो, चाहे फूड सर्विस भी क्यों ना हो, जिस तरह अपने गुरुद्वारों में लंगर मिलता है, प्रसाद मिलता है मंदिरों में, या कोई फंक्शन है, पार्टी है, मैरिज है, उसमें केटरिंग बड़े होते हैं, या कहीं भी खाने पीने की चीजें बिक रही हैं या फूड इंग्रेडिएंट्स बिक रहे हैं, वो सारे के सारे फूड बिजनेस माने जाएंगे। अगली टर्म फूड बिजनेस ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर का मतलब कि जो भी फूड बिजनेस को रन करने वाला बंदा है, जिसका भी फूड बिजनेस से लेना देना है, जिसको कि उस धंधे को चलाने की जिम्मेवारी है या उस धंधे को ऑन करता है, उसकी खुद का है, और जिसको ये इंश्योर करना है कि जो भी इस एक्ट के अंदर रूल रेगुलेशन दिए गए हैं उनकी वो पालना करे, उस धंधे को चलाते हुए, उस फूड बिजनेस को चलाते हुए, उस आदमी को हम बोलेंगे फूड बिजनेस ऑपरेटर। आमतौर पे CEO, MD या मालिक वो फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी फूड लेबोरेटरी। फूड लेबोरेटरी कोई अलग से लैब हो सकती है या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या किसी और एजेंसी का, प्राइवेट एजेंसी का, और वो एक्रेडिटेड हो सकता है NABL से फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एक्रेडिटेशन एजेंसी है जो रिकॉग्नाइज की है फूड अथॉरिटी ने अंडर सेक्शन 43, उसको हम फूड लेबोरेटरी बोलेंगे। अब इससे बाहर भी, NABL से बाहर या FSSAI से बाहर भी फूड लेबोरेटरी हैं, लेकिन हमारा मतलब या हमारा मकसद सिर्फ इन फूड लेबोरेटरीज के बारे में बात करना है जो कि FSSAI से या किसी और एजेंसी से या NABL से एक्रेडिटेड हो और फूड अथॉरिटी ने उसको रिकॉग्नाइज किया हो। हम सिर्फ उन फूड लेबोरेटरीज की बात करेंगे, सभी की नहीं करेंगे। फूड सेफ्टी मतलब क्या है कि ये वो अश्योरेंस है कि हमारा जो फूड है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन उसको कंज्यूम कर सकता है, उसके लिए एक्सेप्टेबल है, और जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है वो उस पर्पस के लिए सही है, उसको हम फूड सेफ्टी बोलेंगे, जो भी हमारा एश्योरेंस का तरीका है। फूड सेफ्टी ऑडिट क्या होगा कि एक सिस्टमैटिक और फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है कि ना तो कंपनी ना कोई और, ये थर्ड पार्टी होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जो एक सिस्टम से चल के हमारी फूड इंडस्ट्री को उसके फूड सेफ्टी मेजर्स के अगेंस्ट जो ऑडिट करे या उनकी छानबीन करे कि हमने सही तरीके से फूड सेफ्टी को अपनी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इंट्रोड्यूस किया हुआ है या नहीं, और जो भी मेजर्स फूड सेफ्टी के लिए जरूरी हैं वो लिए हुए हैं या नहीं, जिससे कि हमारा जो फूड सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे कंज्यूमर तक सेफ फूड पहुंचे,
या जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारा फूड सेफ है वो सही है या नहीं, तो इसको एग्जामिन करने वाली जो अथॉरिटी है उसको हम फूड सेफ्टी, उस तरीका है उसको हम फूड सेफ्टी ऑडिट बोलते हैं, और जो ये काम करता है उसको हम फूड सेफ्टी ऑडिटर बोलते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपकी वो FSMS की है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यहां तक सबको समझ में आ रहा है भाई? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम FSMS, इसका बहुत बार जिक्र आएगा जब इंडस्ट्री में जाओगे। इसका मतलब है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, HACCP हैसप बोलते हैं इसको, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, उनको अडॉप्ट करना, और इस तरह की कोई भी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपकी रेगुलेशन के अंदर बताई गई हैं और वो फूड बिजनेसेस के लिए हैं, तो इन प्रैक्टिसेस को मिला के सभी को हम बोलते हैं कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। FSO या फूड सेफ्टी ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर जिसको अंडर सेक्शन 37 इस एक्ट के अपॉइंट किया गया हो, उसको हम FSO बोलेंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर बोलेंगे। अब हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हमने ये पढ़ा, तो इसमें हैजार्ड का क्या मतलब है? हैजार्ड किसी भी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल एजेंट को हम बोलेंगे, बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल, जो कि या कंडीशन हो ऐसी जो कि हमारे फूड को पोटेंशियली डेंजरस बना देती हैं या कंज्यूमर की हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती हैं, उन कंडीशंस को या उन एजेंट्स को या उन केमिकल्स को, बायोलॉजिकल एजेंट्स को, फिजिकल जो भी चीजें हैं, उनको हम हैजार्ड मानेंगे, जो हमारे फूड को अनसेफ बना देती हैं, हमारी हेल्थ के लिए एडवर्स बना देती हैं। इंपोर्ट का मतलब कि हिंदुस्तान में लेके आना ऐसा आर्टिकल ऑफ फूड जो चाहे आप लैंड से लेके आए हो, सी से लेके आए हो, एयर से लेके आए हो, यानी जो भारत की सीमाओं से बाहर से आया, भारत की सीमाओं के बाहर से आया फूड है, उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे। फिर इसमें एक है इम्प्रूवमेंट नोटिस। शुरू में भी जिक्र आया था कि इम्प्रूवमेंट नोटिस से अगर नहीं मानता तो फिर उसका और इलाज करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट नोटिस का मतलब है कि नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 32 ऑफ दिस एक्ट। इस सेक्शन 32 के अंदर जो नोटिस इशू करेंगे उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस बोलेंगे। इन्फेंट फूड या इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट, इसका मीनिंग क्या होगा कि क्लॉजेज F और G और G के सबसेक्शन 1 में ऑफ 2, इसके अंदर इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट, फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992 है। ये 41st एक्ट है 1992 का। इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी उनको हम इन्फेंट फूड या इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। इंग्रेडिएंट्स, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर फूड एडिटिव इंक्लूड होंगे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में, प्रिपेयर करने में फूड को प्रेजेंट होगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें भी वो प्रेजेंट होगा। हो सकता है वो मॉडिफाइड फॉर्म में हो, कि भाई डाला तो था लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन होगी हो या एज इट इज भी उसके अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम इंग्रेडिएंट बोलेंगे। कोई मेरे को मॉडिफाइड फॉर्म बता सकता है कि एक चीज डाली है उसका बन गया कुछ और फूड के अंदर? कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो मॉडिफाई हो जाता हो? एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, साल्ट है, ये इंग्रेडिएंट है लेकिन ये मॉडिफाई नहीं होता, एज इट इज प्रेजेंट होता है। लेकिन आप कई बार ग्लूकोज डालते हो तो ग्लूकोज जब हीट करते हो तो प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? और ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज। इस रिएक्शन का क्या नाम है? ब्राउनिंग रिएक्शन सर। हाँ, ब्राउनिंग दो तरह की होती है, एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक। ये नॉन एंजाइमेटिक है। इस नॉन एंजाइमेटिक का कोई नाम है?
क्योंकि ये हीट से हो रही है और इसके अंदर प्रोटीन इन्वॉल्व है, इसके अंदर शुगर इन्वॉल्व है। तो प्रोटीन प्लस शुगर मिलके ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाते हैं। इसका